ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा D है, और स्क्रीन का इन सोर्स के जो मिडल पॉइंट है वहां से डिस्टेंस कैपिटल D के इक्वल है। और ये बेटा अपन कह रहे किस टाइप से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सपोज पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि P है, और इसका बेटा पाथ डिफरेंस अपने को फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल बेटा सपोज थीटा के इक्वल है। तो P पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से बेटा अपन कह रहे कि थीटा एंगल पर मीट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस D है, ये थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये थीटा होगा बेटा, तो ये D है, और ये इसका पाथ डिफरेंस होगा, और वो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, D cos थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इस कंडीशन में बेटा डेल्टा एक्स वो D cos थीटा के इक्वल होगा। पाथ डिफरेंस D cos थीटा के इक्वल होगा, ये डेल्टा एक्स के इक्वल है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जो सेंट्रल फ्रिंज है, वो सेंट्रल फ्रिंज अगर D इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो उस केस में मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और अगर अपन कह रहे कि ऑड मल्टीपल है, सॉरी अगर लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगा। तो सेंटर पे हमेशा ब्राइट बने वो जरूरी नहीं है। ये जो सेंट्रल पॉइंट है और इसकी फ्रिंजेस कैसी होगी, तो हमने कहा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेटा, इस टाइप से अपन करें कि इसका फ्रिंज पैटर्न बनेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर अपन कह रहे कुछ इस टाइप से, ये दो स्लिट्स है, ये बेटा स्क्रीन है, इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये बेटा वेव यहाँ पर दोनों इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है। अभी अपन कह रहे कि ये जैसे लाइट ऐसे आ रही है, एक पैरेलल बीम अपन कह रहे कि आ रहा है, और ये बेटा एंगल अपन कह रहे कि अल्फा के इक्वल है, ये डिस्टेंस D के इक्वल है, यहाँ पर ये एंगल थीटा के इक्वल है, ये S1 है स्लिट, ये बेटा S2 है, ये P है, और दो पैरेलल बीम अपन कह रहे कि आ रहा है। इसका बेटा अपने को पाथ डिफरेंस फाइंड करना। तो देखो पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये अल्फा है, 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा होगा, ये D है, तो ये D cos अल्फा, और ये D sin अल्फा, ये D sin अल्फा, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा इस पर, तो ये जो पाथ है वो डिस्टेंस होगा D sin थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा, तो D sin थीटा। अगर हम इसमें पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस, तो ये अपन कह रहे कि डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे सपोज बेटा m है, ये अपने पास S2 है, तो हम यहाँ पर कहेंगे m S1 प्लस S1p माइनस S2p के इक्वल होगा, ये इसका पाथ डिफरेंस होगा। अभी अपन कह रहे कि m S1, और इसको बेटा अपने लिखा माइनस S2p माइनस S1p, S2p m S1 वो बेटा डिस्टेंस D sin अल्फा के इक्वल है, और S2p माइनस S1p वो D sin थीटा के इक्वल है, ये इसका पाथ डिफरेंस होगा। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू D sin अल्फा माइनस D sin थीटा के इक्वल होगा, m S2 प्लस S2p माइनस S1p, S2p माइनस S1p बेटा किसके, m S2 तो हमें मिला D sin अल्फा, और S2p माइनस S1p D sin थीटा के इक्वल है। तो जो डेल्टा x है वो हमें मिला D sin अल्फा प्लस D sin थीटा, ये इसका पाथ डिफरेंस होगा। फोर्थ पॉइंट लास्ट हम देख रहे हैं कि अगर
इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक ये सोर्स S1 है, ये अपने पास S1 है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये S1, ये बेटा S2 है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये मिडल पॉइंट है। अभी बेटा अपन कह रहे कि एक पैरेलल बीम इस टाइप से इंसिडेंट हो रहा है, और इस पैरेलल बीम में इतनी जो डिस्टेंस है बेटा, ये जैसे डिस्टेंस है d, वो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये बेटा अपन कह रहे म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इसकी डिस्टेंस बेटा d है, और म्यू जो है वो म्यू नॉट एक्स के इक्वल है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, म्यू नॉट एक्स के इक्वल है। और अपने को पूछा गया है कि इसका पाथ डिफरेंस क्या है, वो पाथ डिफरेंस फाइंड करना। तो ये पॉइंट P है, ये S1 ये S2, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि M है। तो अभी अपन कह रहे कि मुझे पाथ डिफरेंस फाइंड करना, डेल्टा एक्स बेटा। तो डेल्टा एक्स ये अपन कह रहे M है, ये सपोज अपन कह रहे कि पॉइंट N के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, M S1 माइनस N S2, फिर बेटा अपन कहेंगे, एक मिनट, इसको हम जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, MS1 प्लस S1P हो गया बेटा, माइनस N S2 प्लस S2P के इक्वल होगा। तो इसको हम कहेंगे MS1 माइनस N S2 बेटा, माइनस S2P माइनस S1P बेटा। S2P माइनस S1P तो ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके बेटा, d साइन थीटा के इक्वल होगा, ये एंगल थीटा है, और ये d साइन थीटा के इक्वल है। अभी हम MS1 की अगर बात करें, MS1 उसको बेटा अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन म्यू डी एक्स बेटा, एक्स कहाँ से कहाँ, 0 टू d, मीन्स यहाँ से अपने को मिला इंटीग्रेशन म्यू नॉट एक्स इंटू अपन कह रहे कि डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू d। तो ये हमें मिला म्यू नॉट d² अपॉन बेटा 2 के इक्वल होगा, और NS2 वो बेटा किसके इक्वल है, d के इक्वल है। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो हमें मिला म्यू नॉट d² अपॉन 2 माइनस d, और ये अपने को मिला माइनस d साइन, सॉरी इसको अपन L ले लो, d नहीं, क्योंकि d तो हमने सेपरेशन ले लिया, तो इसको L के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ से अपन इसको लिखेंगे 0 टू L, ये बेटा 0 टू L म्यू नॉट L² बाई 2, म्यू नॉट L² बाई 2, और ये डिस्टेंस बेटा L के इक्वल होगा, तो इसको अपने लिखा L, और d साइन थीटा बेटा। ये अपन कह रहे कि टोटल पाथ डिफरेंस होगा बेटा। बाकी की कंडीशन बेटा, कलर्स इन थिन फिल्म, कलर्स इन थिन फिल्म अपन देख ले, व्हेन white light white light is incident on a thin film, on a thin film like oil film on the surface of water, or a soap bubble, then interference
on a thin than interference takes place, interference takes place between the reflected between the reflected and a refracted waves. The intensity becomes maximum or maximum or minimum as a result of interference and colors are seen. जैसे आपने देखा था बेटा, प्रिज्म में जो कलर बनता है वो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट बनता है, बट थिन फिल्म में जो कलर दिखता है ड्यू टू इंटरफेरेंस। दोनों ही अलग अलग फिनोमेना है। इस टाइप का क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है कि थिन प्रिज्म है उसमें कलर किसके कारण दिखता है और थिन फिल्म में कलर किसके कारण। तो थिन फिल्म में ड्यू टू इंटरफेरेंस और प्रिज्म के अंदर डिस्पर्जन, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। अभी इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि भाई ये इंटरफेरेंस कब प्रोड्यूस होगा, तो द सोर्स मस्ट बी एक्सटेंडेड। जैसे अपन कह रहे कि सन है, सन बहुत ह्यूज बड़ा सोर्स है, तो एक्सटेंडेड सोर्स होगा तभी अपन कह रहे कि हमें कलरफुल जो फ्रिंजेस है वो दिखेगी। तो फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे द सोर्स मस्ट बी एक्सटेंडेड, must be extended. The colors obtained in reflected colors obtained in reflected and transmitted light are mutually complementary। जो कलर अपन कह रहे रिफ्लेक्टेड में पहले बन रहा था वो अपन कह रहे कि उसमें बाद में बनेगा, मतलब जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखेंगे। थर्ड, द कलर्स ऑब्टेन the colors obtained in thin film in thin film are due to interference and those obtained in prism are due to dispersion। तो इसका रीजन हमने कहा कि इंटरफेरेंस है, तो अभी अपन देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म तक। थिन फिल्म में इंटरफेरेंस किस टाइप से प्रोड्यूस होगा वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। cos r माइनस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे बेटा अपने को कंडीशन मिली 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 के
इक्वल होगा। ये अपने पास फर्स्ट कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अपने को पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे वेयर एन जो है वो बेटा अपन करें 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी है। एन की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज फॉर डार्क फ्रिंज या हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर डार्क फ्रिंज, और हम यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा पाथ डिफरेंस क्या होता है? तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बेटा 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। तो यहाँ से 2n-1 लैम्डा बाई 2 को पाथ डिफरेंस के इक्वल रखे बेटा। ये अपने पास 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 बेटा। लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल आउट, तो हमें मिला 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू बेटा एन लैम्डा। जो कंडीशन ब्राइट की थी वो इसमें डार्क की मिल रही है, क्योंकि ब्राइट के लिए बेटा हम पाथ डिफरेंस क्या देखते थे? एन लैम्डा। जबकि यहाँ पर डार्क फ्रिंज की कंडीशन में 2 म्यू टी कॉस आर किसके इक्वल हो रहा? एन लैम्डा के इक्वल हो रहा। और एन यहाँ पर एनी इंटीजर हो सकता है। एन की वैल्यू दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। आपके पैसे देने थे। नोटेड। अभी बेटा इसका केस 2 अपन देखेंगे फॉर ट्रांसमिटेड वेव्स। केस 2 इंटरफेरेंस बाय ट्रांसमिटेड, या हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड वेव। रिफ्रैक्टेड वेव्स। ये जैसे लाइट बेटा इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये अपन कह रहे कि आई है। यहाँ पर ये रे 2 है, यहाँ पे कुछ पार्शियली बेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये अपन कह रहे कि पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से सॉरी ट्रांसमिटेड हो रहा है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये T1 है बेटा, ये T2, दो वेव्स है। ये आपस में अपन कह रहे कि इंटरफेरेंस है वो प्रोड्यूस करेगा। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका पाथ डिफरेंस अपने को फाइंड करना है। और यहाँ पे अपन पाथ डिफरेंस, इसका थिकनेस बेटा टी के इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल है। ये आर है एंगल बेटा, ये आर है, ये भी बेटा आर के इक्वल होगा, ये आर, ये भी एंगल आर के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे पाथ डिफरेंस की अगर अपन बात करें बेटा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 म्यू टी के इक्वल होगा। ये इसका 2 म्यू टी कॉस आर, ये इसका पाथ डिफरेंस होगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इसमें भी कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज अपन देख रहे हैं। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की अगर हम कंडीशन देखें तो यहाँ पे अपने को मिलेगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2
म्यू टी कॉस आर, और पाथ डिफरेंस बेटा डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा। राइट के लिए पाथ डिफरेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, और डेल्टा एक्स हमें यहाँ पे मिला 2 म्यू टी कॉस आर, एंड दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा के इक्वल होगा। यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी बेटा थिकनेस है, और आर रिफ्रैक्शन एंगल है। ये अगर हम बात करें कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज बेटा, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज के लिए अपन करें कि जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा, और डेल्टा एक्स 2 म्यू टी कॉस आर के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 2 म्यू टी कॉस आर दैट मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा, और n की वैल्यू यहाँ पे 1 2, क्योंकि 0 पे तो नेगेटिव हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 म्यू टी कॉस आर। अगर मैं यहाँ पर n+1 लिखता होता 2n+1 लैम्डा बाई 2, तब अपन कह रहे कि n इक्वल्स टू वैल्यू 0 1 2 अपन लिख सकते हैं। ये इसकी कंडीशन होगी। ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव, उस केस में अगर हम बात करें फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए हम कहेंगे 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। एंड फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। जस्ट दोनों में रिवर्स कंडीशन है, और n इक्वल्स टू 0 1 अप टू इंफिनिटी होगा। फिर अपन कह रहे कि इसके एप्लीकेशन क्या है, इंटरफेरेंस जो अपने थिन फिल्म है, तो उसके यूजेज अगर अपन देखें तो फर्स्ट अपन कह रहे कि यूज इस थिन फिल्म इंटरफेरेंस को टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रिसाइसली, टू डिटरमाइन the wavelength to determine the wavelength of light precisely, thin film interference अपन यूज करते हैं to determine refractive index, to determine the refractive index, to determine the refractive index to determine the refractive index or thickness of transparent medium, ट्रांसपेरेंट मीडियम थिकनेस मेजर करने के लिए भी अपन इस थिन फिल्म इंटरफेरेंस को यूज कर सकते हैं। इन होलोग्राफी, in holography to produce 3D image, to produce 3D image, in holography to produce 3D image, 3D image को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस को यूज करते हैं। Light of wavelength 6000 angstrom is incident on a thin glass plate of refractive index 1.5 such that angle of refraction in the plate is 60 degree. Calculate the smallest thickness of plate which will make it appear dark by reflection. नहीं, मुझे लगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसलिए। नहीं, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आर लिया है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। चलो वन मोर एग्जांपल, light is incident
light is incident on a glass plate mu equals to beta 1.5 such that the angle of refraction is 60 degree. Dark band is observed corresponding to the wavelength 6000 angstrom. If the thickness of glass plate is 1.2 into 10 power minus 3 millimeter, calculate order of the interference band for reflected सिस्टम का। रिफ्लेक्टेड सिस्टम का ऑर्डर क्या है वो अपने को फाइंड करना है। मतलब कौन सी अपन कह रहे कि डार्क फ्रिंज बन रही है, वो नंबर ऑफ फ्रिंज अपने को फाइंड करना है। डार्क फ्रिंज की कंडीशन बेटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, और एन अपने पास होगा 2 म्यू टी कॉस आर अपॉन लैम्डा। 2 म्यू की वैल्यू बेटा 1.5, टी हमें दे रखा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर, मिलीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री, तो ये cos 60 हो गया, डिवाइडेड बाई लैम्डा 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिलेगा ये cos 60 1/2 बेटा कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये अपने पास 0.2 हो गया, फिर 1.5 इंटू 0.2 कितना मिला बेटा 0.3 आ गया, इंटू 10 पावर ये -6 और ये -6 कैंसिल आउट तो -1 बचा, तो यहाँ पे +1 हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज विल बी 3। थर्ड डार्क फ्रिंज यहाँ पे बनेगी। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं द bending of light rays from sharp edges of an opaque obstacles or aperture and its spreading in the geometrical shadow in the geometrical shadow region
is called diffraction of light. Diffraction of light. दूसरा बेटा अपन इसको ये भी कह सकते हैं डेविएशन ऑफ लाइट from its rectilinear propagation. Deviation of light from its rectilinear propagation. Rectilinear propagation. Rectilinear propagation tendency is defined as diffraction. मतलब जब भी कोई लाइट है वो किसी शार्प ऑब्स्टेकल या अपर्चर पर इंसिडेंट होती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस डेविएशन को ही अपन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अभी देखो कैसे बेटा डिफ्रैक्ट हो रही है उसके फिनोमेना को अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट अपन कहेंगे डिफ्रैक्शन बाय ऑब्स्टेकल, डिफ्रैक्शन बाय शार्प ऑब्स्टेकल। शार्प ऑब्स्टेकल, शार्प ऑब्स्टेकल से अगर इंसिडेंट होती है तो किस टाइप से अपन कह रहे कि लाइट डिफ्रैक्ट होगी उसको बेटा अपन कह रहे ये जैसे अपने पास एक सर्कुलर ऐसे बेटा शार्प ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल का मतलब एक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड में अपने होल कर दिया, ऐसे बेटा अपने होल कर दिया और यहाँ से लाइट अपन कह रहे कि इंसिडेंट हो रही है। ऐसे इस पूरे रीजन में ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है। जब इंसिडेंट होगी तो हम कह रहे हैं कि ये आफ्टर डिफ्रैक्शन ऐसे बेटा जब ऑब्स्टेकल में से लाइट आ रही है तो वो लाइट ऐसे अपन कह रहे कि डेविएट होगी अपने पाथ से बेटा। इस लाइट के इस फिनोमेना को अपन क्या कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये अपन कह रहे कि अगर हमने एक ऑब्स्टेकल रखा तो इस ऑब्स्टेकल का मतलब अपने एक ऑब्जेक्ट रखा बेटा, सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, और वो शार्प है, उसके किनारे शार्प है तो लाइट है कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि डेविएट होगी जिसे अपन डिफ्रैक्शन कहेंगे। अगर अपन कह रहे कि इस शार्प ऑब्स्टेकल की जगह एक एपर्चर हमने होल्ड कर दिया तो क्या होगा। तो जैसे अपन कह रहे कि सेकेंड केस हम देख रहे डिफ्रैक्शन बाय एपर्चर। जैसे लाइट बेटा अपन कह रहे एपर्चर का मतलब ये जैसे एक कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड में अपने होल कर दिया, ये जैसे बेटा इस टाइप से एक कार्डबोर्ड है। ये बेटा अपन कह रहे कि कार्डबोर्ड है और उस पर अपन कह रहे कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ये बेटा अपन कह रहे कि ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ऐसे बेटा एक एपर्चर है, मतलब हमने ऐसा होल्ड कर दिया और इसमें से जो लाइट आएगी वो लाइट बेटा अपन कह रहे कि ऐसे स्प्रेड हो जाती है। इस टाइप से अपन कह रहे कि स्प्रेड हो रही है, ये डिफ्रैक्शन हो गया। अभी देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक डार्क रूम है और डार्क रूम में कोई विंडो है और उस विंडो में हल्की सी स्लिट है, मतलब जो विंडो के जो अपन कह सकते हैं कि डोर है उसमें हल्की सी स्लिट दे रखी है
और उसमें से लाइट आ रही है, तो वो लाइट कैसे स्प्रेड होती है, ऐसे स्प्रेड होती है ना। तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो अपन कह रहे कि डिफ्रैक्शन को सिंपल अपन कह सकते हैं कि जब भी कोई शार्प ऑब्स्टेकल या एपर्चर पर लाइट इंसिडेंट होती है तो अपने पास से डेविएट हो जाती है, उसी डेविएशन को अपन क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपने देखा होगा एक टॉर्च, और टॉर्च को ग्राउंड पे रखो तो टॉर्च से आने वाली लाइट सीधी नहीं जाएगी, ऐसे स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि टॉर्च का जो अपन कह रहे कि शेप है वो एज एपर्चर की तरह काम करेगा, और वो एपर्चर से इंसिडेंट होके, शार्प एज है इंसिडेंट होके ऐसे स्प्रेड हो जाती है ना, एक स्ट्रेट बीम नहीं होता है। तो ये जो डेविएशन होता है उसी को अपन क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अपन देखेंगे। जैसे डिफ्रैक्शन का जो सबसे पहले डिस्कवरी है वो ग्रीमाल्डी ने किया था। डिफ्रैक्शन वॉज, इस डिफ्रैक्शन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन देखते हैं। डिफ्रैक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रीमाल्डी, ग्रीमाल्डी, theoretically explained by Fresnel, theoretically explained by Fresnel। थर्ड पॉइंट अपन कहेंगे, डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल, डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल in all types of, in all types of waves, means mechanical, डिफ्रैक्शन है वो मैकेनिकल वेव में भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव में जैसे साउंड वेव में हम पढ़ते हैं बेटा डिफ्रैक्शन, तो साउंड वेव है उसके अंदर भी अपन कह रहे कि डिफ्रैक्शन हो सकता है। साउंड वेव का डिफ्रैक्शन लाइट वेव की कंपेरेटिव ज़्यादा होता है, क्यों होता है उसको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा बेटा अपन कहेंगे कि डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स बेटा, दो फैक्टर्स पर अपन कह रहे कि डिफ्रैक्शन डिपेंड करेंगे। फर्स्ट जो फैक्टर्स है दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर बेटा, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर। एंड सेकेंड अपन कहेंगे वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव, इन दो चीज़ों पे अपन कह रहे कि डिपेंड करता है। एक तो बेटा साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर, और दूसरा अपन कहेंगे वेवलेंथ ऑफ वेव। अगर हम कह रहे हैं कि कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, वेवलेंथ और जो साइज ऑफ एपर्चर और ऑब्स्टेकल है उसमें क्या रिलेशन हो कि डिफ्रैक्शन अपने को मिले, तो कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन में अपन कहेंगे साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर is nearly equal to, is nearly equal to the wavelength of light beta, wavelength lambda of the light। अपन कह रहे कि वेवलेंथ लैम्डा जो है उसके अपन कह रहे कि इक्वल हो, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे लैम्डा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू ए बेटा,
और यहाँ पे अपन कहेंगे, या डी ले लो उसको, साइज को हमने डी से डिनोट करें, लैम्डा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू डी, और डी बाई लैम्डा इज नियरली 1 के इक्वल होना चाहिए, डी बाई लैम्डा नियरली 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर अपन कह रहे हैं, नोट करके अपन लिखेंगे, अगर साइज ऑफ एपर्चर वेवलेंथ से बहुत बड़ी है, डी इज वेरी ग्रेटर देन लैम्डा है, तो उस केस में अपन कह रहे हैं कि डिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स की जगह हम रे ऑप्टिक्स यूज करेंगे। वहां पे लाइट है वो लीनियरली प्रोपागेट होगी, रेक्टिलिनियर प्रोपागेट होगी। तो if size of obstacle is much greater than wavelength of light, much greater than wavelength of light, then rectilinear motion of light is observed। उस केस में लाइट है वो बेटा रेक्टिलिनियर मोशन करेगी, मतलब वहां पे वेव ऑप्टिक्स यूज नहीं करेंगे, हम रे ऑप्टिक्स यूज करेंगे। It travels in a straight path, ये अपन कह रहे कि स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती हुई दिखेगी। In case of sound wave, the wavelength is 16 millimeter to 60 meter, hence it shows more diffraction than light। क्योंकि देखो, अगर कोई दरवाजे के बाहर कोई पर्सन खड़ा है, उसकी साउंड, वो अगर वहां पे बोल रहा है तो उसकी साउंड तो हमें सुनाई दे पाती है। साउंड सुनाई देने का मतलब है कि डोर के अंदर जो स्पेस है, स्लीट है, वहां से साउंड डिफ्रैक्ट होके अपने ईयर तक जा रही है, तो हमें सुनाई देता है। बट उस पर्सन को हम देख नहीं सकते। पर्सन को इसलिए देख नहीं सकते क्योंकि स्लीट से आने वाली रेज अपनी आई तक नहीं जा रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साउंड है वो मोर डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी कंपेरेटिव टू अपन कह रहे कि लाइट। और इसी एप्लीकेशन का यूज बेटा अपन कहाँ पे करते हैं, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उसका अपन सोनोग्राफी में करते हैं। बॉडी के अंदर पार्ट को अगर देखना है तो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से हम उसको इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट होके अपनी आईज तक इजीली आ सकती है। चलो अभी अपन कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ अपन डिफ्रैक्शन अगर देखें, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन को अपन दो टाइप से स्टडी करते हैं। फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, एंड सेकेंड बेटा अपन कहेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब अपन कह रहे सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस बेटा वेरी स्मॉल हो, फाइनाइट हो, तो उसको अपन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक स्लिट है ऐसे,
और सोर्स स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल है। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको अपन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहेंगे। ये जैसे पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स में बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट अपन यूज करते हैं। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो ये सोर्स है, ये स्लिट हो गया स्क्रीन, इनके बीच की डिस्टेंस बेटा वेरी स्मॉल होता है। अगर अपन कह रहे कि स्लिट और सोर्स के बीच की डिस्टेंस और अपन कह रहे कि स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, और इनफाइनाइट है तो बेटा कैसा वेव फ्रंट यूज होगा? प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि लाइट आ रही है और ये इन्फिनिटी पर अपन कह रहे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। तो इस टाइप के डिफ्रैक्शन को अपन फ्रॉनहोफर कहेंगे कि सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो। ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राइजनल डिफ्रैक्शन वी यूज स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि पॉइंट सोर्स यूज कर रहा है बेटा, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इसमें यूज होगा। फिर अपन कहेंगे इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, in Fraunhofer diffraction, the distance between the source and slit and screen is infinite। ये जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, और इसमें अपन कहेंगे इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, we use plane wavefront, दूसरा अपन कहेंगे कि इन लैबोरेटरी we use a converging lens in Fraunhofer diffraction, कन्वर्जिंग लेंस बेटा अपन कह रहे कि इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में यूज करते हैं ताकि स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पर रख सके। कैसे? ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक स्लिट है, पैरेलल, ये बेटा पैरेलल बीम आ रहा है, इस टाइप से एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक कन्वर्जिंग लेंस अपन यूज करेंगे और स्क्रीन को अपने फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, ये फाइनाइट, ताकि अपन कह रहे कि लाइट ऐसे कन्वर्ज हो सके। ये अपन कह रहे कि लाइट कन्वर्ज हो रही है, तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे ये इंटरफेरेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है d, उसको अपन फोकल लेंथ के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि पैरेलल आ रही है और स्क्रीन पर कन्वर्ज हो रही है, तो जो डिस्टेंस है वो f के इक्वल अपन मान सकते हैं बनेगा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये बेटा सेंट्रल फ्रिंज है। यहाँ पे अपन कह रहे कि डिस्टेंस, ये ऑब्स्टेकल अपने यूज किया, सॉरी अपर्चर यूज किया है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है बेटा, ये प्लेन वेव फ्रंट है, और उसकी डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि d के इक्वल है।
तो जो अपन कह रहे कि उस एपर्चर, सर्कुलर एपर्चर से बेटा ये वेव पास हो रही है, उस सर्कुलर एपर्चर के हर पॉइंट पर इंसिडेंट होने वाली जो लाइट का पार्टिकल है वो अपन कह रहे कि इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और उससे निकलने वाली लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अपन कह रहे कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी, और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी तो वहां पर इंटेंसिटी या तो बढ़ जाएगी या अपन कह रहे कि डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक का ए है, ये बी है, तो हम कहेंगे कि ए बी is a single slit. AB is a single slit of width d, single slit of width d, plane wavefront is incident on a slit AB, secondary wavelets coming from every part of AB, reach the axial point A, reach the axial point O in same phase, forming the central bright या सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे अपन टर्म यूज करेंगे ब्राइट की जगह मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो इंटेंसिटी है सबसे ज्यादा है, इसको अपन कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। यस, नोट करो इसको। The intensity of the central maxima will be maximum in or in diffraction pattern। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी उसको अपन आगे डिस्कस